तो अब काइजू नंबर 10 की वजह से जापान डिफेंस फोर्स को ये पता लग चुका है कि बहुत जल्द काइजू नंबर 9 उन पर फिर से हमला करने वाला है, जिस वजह से उन्होंने सबसे ताकतवर काइजू नंबर 6 के वेपन को चलाने के लिए इचिकावा को चुन लिया है। पर इचिकावा अभी भी उस वेपन को चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अब इचिकावा काइजू नंबर 9 के हमला करने से पहले पूरी तरह से नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो पाएगा, या फिर काइजू नंबर 9 फिर से उन पर भारी पड़ने वाला है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब हम यहाँ पर फुरुहाशी की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आया होता है और सभी को लगता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर हासिल करके रहेगा। जब मैं टेक्निकल स्कूल में था तब कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा दिमाग वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता था जो मुझे सिखाया जाता था, और मेरी बॉडी भी हर दिन ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनती रहती थी। और मैं हमेशा ये सोचकर एक्साइटेड होता था कि मैं किसी दिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और कैप्टन मीना, कैप्टन गैन और डायरेक्टर इसाओ के लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था। तब यहाँ नंबर 6 वेपन को पहनने की वजह से इचिकावा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो गया होता है। और तब यहाँ वो दिन आ जाता है जब 4 डिवीजन के कैप्टन जुगो ये चेक करने वाले होते हैं कि इचिकावा नंबर 6 वेपन को पहनने के लायक है भी या नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कई काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तब जुगो इचिकावा का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग उसे बताते हैं कि नंबर 6 वेपन पहनने के बाद इचिकावा के सारे ऑर्गन्स सही से काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं इचिकावा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है नंबर 6 सूट। ये तो अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इसके करीब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसके करीब ही जम जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये एक ही महीने में उस कॉम्पैक्ट लेवल तक पहुंच गया जिसमें ये इस सूट को यूज कर सकता है। मैं तो इसे ये दिखाना चाह रहा था कि रियलिटी कितनी मुश्किल होती है। 3rd डिवीजन से जो डाटा मिला था उससे हमें पहले से ही पता था कि इचिकावा शुरुआत से ही कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। चाहे इस टाइम इसकी कॉम्बैक्ट पावर केकोरू से कम है, पर ये उससे ज्यादा तेज लेवल अप कर रहा है। लगता है ऐसे ही लोगों को जीनियस कहा जाता है, पर असलियत में लड़ाई ट्रेनिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। तो इचिकावा, अब तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस होंजू को डिस्ट्रॉय करोगे। ये एक मोल टाइप 67 है जो कि पहली बार 1967 में दिखाई दिया था, और यह हर 5 साल बाद धरती के ऊपर आता है। इसका फोर्टिट्यूड 6.4 है, तो इसलिए अगर मुझे लगा कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद आकर इसे मार डालूंगा, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो चलो फिर देखें क्या तुम नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल करने के काबिल हो भी या नहीं। तो इचिकावा अपने साथियों के साथ काइजू से लड़ने चला जाता है, जहाँ फुरुहाशी देखता है कि इचिकावा बहुत ज्यादा तेज हो गया है, जिस वजह से वो भी और ज्यादा तेज जाने की कोशिश करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए इचिकावा को 10 मिनट इसलिए दिए गए होते हैं क्योंकि नंबर्ड वेपन यूजर की बॉडी पर काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। तो इसलिए जुगो नहीं चाह रहा होता कि इचिकावा 10 मिनट से ज्यादा उस स्ट्रेस को झेले। तो इचिकावा कम टाइम होने की वजह से और ज्यादा तेज हो जाता है, और जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वैसे ही वो अपनी पैरों से निकल रही आइस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो काइजू के हमले से बचते हुए नीचे गिर जाता है। तो उसके साथी वहाँ पर उस काइजू को मारने आ जाते हैं। मैं इस टाइम लड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने इचिकावा से वादा किया है कि मैं उसे बचाऊंगा, तो इसलिए मुझे भी इन काइजूस को संभालना होगा। तब काइजू का ध्यान जैसे ही फुरुहाशी पर होता है वैसे ही इचिकावा गोली मारकर काइजू को एक तरफ से जमा देता है और एक ही गोली में एक पूरे काइजू को मार गिराता है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। तब एक काइजू फुरुहाशी पर हमला कर देता है। आखिरकार क्यों मैं उसकी तरह ही काइजू को एक ही बारी में क्यों नहीं हरा सकता। मेरे सपने सब तब टूटना शुरू हुए जब मैंने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया। मेरे ग्रेड्स ऊपर जाना बंद हो गए और मुझे पहली बार रियल टैलेंट्स दिखाई दिए, और हर दिन मुझे ये एहसास होता रहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, पर फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं उन तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद एक रियल मॉन्स्टर सामने आया जो कि इचिकावा था। तब काइजू फुरुहाशी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और युगो उसे समझाने लगता है कि उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार पीछे हटना भी जरूरी होता है। तब काइजू फिर से फुरुहाशी पर हमला करने लगता है, पर इचिकावा बीच में आ जाता है और फुरुहाशी को इस वजह से थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसकी मदद से इचिकावा को खुद को संभालने का टाइम मिल गया होता है। तब इचिकावा उस काइजू को भी एक ही बारी में मार डालता है और फिर से अकेले जाने लगता है। रुक जाओ इचिकावा, मुझे पीछे मत छोड़ो। तब यहाँ इचिकावा अकेले ही होंजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपने सूट की 43% कॉम्पैक्ट पावर को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं वो उस सूट की मदद
से होंजू के एक हाथ को फ्रीज कर देता है। अभी भी ये पावर कम है क्योंकि इस होंजू की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और ऊपर से ये बाकी काइजू से ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो मैं इसके कोर तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इचिकावा अपनी कॉम्पैक्ट पावर को 46% तक पहुंचा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर जुगू को समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इचिकावा होंजू की बाजू में छेद कर देता है, पर अभी भी उसे काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जिस वजह से वो सूट की पावर को 51% तक पहुंचा देता है। तब सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर हो चुका है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब होंजू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इचिकावा काफका और फुरुहाशी को बचाने का सोचकर अपनी सूट की और ज्यादा पावर को अनलीश करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत तेज हो जाता है और धीरे धीरे होंजू को बर्फ में फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। पर सूट की ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से 6 जगह से उसके मसल फट चुके होते हैं, जिस वजह से सबको लगता है कि नंबर 6 वेपन की वजह से इचिकावा अपना कंट्रोल खो चुका है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइम ये इचिकावा की सच्चाई है। जब नंबर वेपन अपने यूजर के साथ सिंक्रोनाइज करता है तो यूजर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स की स्पीड और अमाउंट बढ़ जाते हैं, जिस वजह से उनकी ट्रू नेचर और ट्रू डिजायर बाहर आने लगती है और इसी वजह से यूजर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये चीज ट्रेनिंग में इसलिए नहीं हुई है क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके माइंड और बॉडी पर बहुत स्ट्रेस होता है, जिस वजह से काफी ज्यादा अजीब चीजें होने लगती हैं। और वैसे भी इस टाइम इचिकावा सबसे ताकतवर काइजू से बना हुआ वेपन यूज कर रहा है, तो इसलिए जो उसकी माइंड और बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है वो तो अलग ही लेवल का है। तो इसलिए अगर इचिकावा इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसे मैं इसे कभी यूज नहीं करने दूंगा। तब फुरुहाशी इचिकावा की तरफ बढ़ने लगता है और उसे इस बात पर बहुत अफसोस होता है कि उस टाइम वो बहुत ज्यादा खुश था जब इचिकावा पहली बार नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। तब यहाँ इचिकावा की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, पर वो फिर भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है और उसकी पावर भी बढ़ती जा रही होती है। तब इचिकावा अपने 50 मीटर के रेडियस में सब कुछ फ्रीज कर देता है और सारे काइजूस को मार गिराता है ताकि वो होंजू के साथ लड़ सके। तब हम देखते हैं होंजू की 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है, पर इस चक्कर में इचिकावा की 16 मसल्स फट चुकी होती है और साथ में उसे 4 बोन फ्रैक्चर्स भी आए होते हैं। तब यहाँ इचिकावा की लात टूट चुकी होती है, जिस वजह से जुगो इचिकावा को रुकने के लिए कहता है और खुद होंजू से लड़ने आने लगता है। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और इसी वजह से मैं दोबारा से हारने वाला हूँ। इस तरह मैं किसी को नहीं बचा सकता। तब यहाँ फुरुहाशी इचिकावा की तरफ बढ़ने लगता है और जुगो से इस लड़ाई के लिए और थोड़ा टाइम मांगता है। तब जुगो उसे उस जगह से निकलने के लिए कहता है, पर फुरुहाशी इचिकावा को बचाने के लिए अपनी कॉम्पैक्ट पावर से भी ज्यादा तेज भाग रहा होता है, जिसे देखकर जुगो हैरान हो जाता है क्योंकि फुरुहाशी तो सिर्फ 24% पावर को ही अनलीश कर सकता है। इचिकावा सच में बहुत कमाल का बंदा है। वो हमेशा से ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग रहा है और उसे हमेशा अपने साथियों की चिंता रही है, जिस वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा जेलस हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि ये नंबर 6 वेपन को चला सकता है। तब फुरुहाशी आइस की दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि वो इचिकावा के पास पहुंच जाता है और उसे फिर से होश में आने के लिए कहता है। तब इचिकावा जब होश में आता है तब वो देखता है कि फुरुहाशी उसे उठाकर भाग रहा है और उसने जुगो से लड़ाई का और ज्यादा वक्त भी मांग लिया है, जिस वजह से इचिकावा को उस होंजू को हराना पड़ेगा ताकि वो नंबर 6 वेपन का इस्तेमाल कर सके। चलो इचिकावा, अब मैं इस होंजू के कोर को उस पॉइंट तक लाऊंगा जिस पॉइंट से तुम आसानी से इसके कोर पर हमला कर सकते हो। तो इचिकावा कहता है, तो फिर तो तुम भी खतरे में आ जाओगे। तब फुरुहाशी कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और तुम खुद से भी ये सब कुछ करना बंद करो। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए चुप रहो और मेरी मदद लो। तो इचिकावा कहता है, फुरुहाशी, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि मैं जब भी डरा हुआ होता हूँ तब तुम ही मुझे रास्ता दिखाते हो। तो चलो फिर इसे अब साथ में करते हैं। तब फुरुहाशी वहाँ से चला जाता है ताकि वो होंजू को इचिकावा के निशाने पर ला सके। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।